फौजन बहू का मायके से अच्छा ससुराल। श्वेता एक बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी जिसे पढ़ाई करने का बहुत शौक था, पर गरीब परिवार और 3 भाई होने के कारण उसे आगे की पढ़ाई करने की इजाजत नहीं थी। उसके घर में काफी रोक टोक होती थी। पिता ओम प्रकाश का काम छूट गया था, साथ ही वो बढ़ती उम्र के साथ बीमार और कमजोर होने लगा था। ऐसे ही एक दिन श्वेता की सहेली दीप्ति घर आती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा कैसे आना हुआ बेटा यहाँ पर? हाय दीप्ति, तू आ गई? पता है कब से मैं तेरा वेट कर रही थी। मैंने सारे फॉर्म्स ले लिए। चल अब जल्दी से चलते हैं। हाँ चलते हैं। नमस्ते आंटी, बाय। अरे श्वेता, तू कहाँ जा रही है और कौन से फॉर्म की बात कर रही है? भैया मैं कैफे जा रही हूँ फॉर्म भरने। आप तो जानते हैं फौजी बनना मेरा सपना है, बस उसी के लिए अप्लाई करने जा रही थी दीप्ति के साथ। क्या तू फॉर्म भरने जा रही है? तूने एक बार भी हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? हितेश भैया, फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट थी तो मैंने सोचा आपको भरने के बाद बता दूं। नहीं, मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़कियों के काम घर संभालने के लिए होते हैं। चूल्हा चौका ही तेरा काम है। ग्रेजुएशन कर ली ना, बहुत है। हाँ श्वेता, जितनी पढ़ाई करनी थी तूने कर ली। अब ससुराल जाने की तैयारी कर। आप सब हर चीज में मुझे टोकते क्यों रहते हो? कल मनीषा के साथ आपने मुझे क्लब नहीं जाने दिया। हमेशा सूट सलवार में रखते हैं, एक बार जीन्स पहनने भी नहीं देते। आप तीनों भाई मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अरे जब आप मेरे साथ हैं और आप मुझे जानते हैं फिर भी। और माँ, आप कुछ कहती क्यों नहीं हो इन्हें? अब मैं क्या बोलूं, तेरे भाई के आगे तो मेरी भी नहीं चलती। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ और हम तीनों कमाते हैं तो फैसला भी हम ही करेंगे। पिताजी तो काम करते नहीं है, उनकी बीमारी भी देखनी है और तेरी शादी भी करनी है। आप सब मेरे साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हैं। मुझे फौजी बनना है, मुझे फॉर्म अप्लाई करने जाने दीजिए। लगता है भैया ये ऐसे नहीं मानेगी। इसके लिए हमें एक लड़का देखना ही होगा। दीप्ति, हमारे घर में लड़कियों को इतना बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे घर में पता नहीं तुम्हारे घर वाले कैसे भेज रहे हैं तुम्हें अप्लाई करने के लिए। भैया, श्वेता की तरह मैं भी इकलौती हूँ, पर मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया था कि मैं देश की सेवा कर सकूं। आपको भी समझना चाहिए श्वेता को। अच्छा, तो तुम ही हो जो इसे इतना ज्ञान दे रही हो। जाओ यहाँ से। इसकी शादी का कार्ड मिलेगा तुम्हें, ना कि इसका फॉर्म। बाय श्वेता, टेक केयर। ये कहते ही दीप्ति चली जाती है। श्वेता की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। समीर उसके डॉक्यूमेंट्स को हाथ से छीन कर अपने पास रख लेता है और 2 महीने के भीतर श्वेता के लिए तीनों भाई एक अच्छा सा शौर्य नाम का लड़का ढूंढ लेते हैं, जो कि पेशे से एक कॉलेज का प्रोफेसर था। फिर उसकी शादी कर देते हैं। गृह प्रवेश के समय के बाद अंजना बड़े प्यार से श्वेता के सर पर हाथ रखकर कहती है, हाय मेरी बहू, कितनी सुंदर है। नजर ना लगे मेरी बहू को किसी की। तु 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 तु। आजा आजा मेरी बहू, तू थक गई होगी ना, मैं तुझे केसर वाला दूध पिला देती हूँ। अरे माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। अब तो मेरी भाभी माँ आ गई। भाभी, आपको अगर किसी भी चीज की परेशानी हो ना तो मुझे बताना, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। अरे देखो माँ, इसकी भाभी आई नहीं कि इसने तो श्वेता की फिक्र करना भी शुरू कर दिया। हाँ हाँ देख रही हूँ, आजा बहू आराम कर ले। फिर अंजना अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करती है। फिर वह कमरे में चली जाती है। वहीं शौर्य और श्वेता एक दूसरे के नजदीक आते हैं। अगले दिन श्वेता नई बहू की तरह तैयार होकर रसोई में गैस जलाने जाती है। इतने में अंजना आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? अभी तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी और रसोई में पहुंच गई। चिंता मत कर, मैं वैम्पायर वाली सास नहीं हूँ जो तुझसे रसोई में काम करवाऊंगी। हाँ, बस तू रस्म के लिए थोड़ा हाथ लगा देना, बाकी सारा काम मैं करूंगी। ये सुनते ही श्वेता की आंखें भर जाती हैं। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस आप इतना प्यार कर रही हैं ना। मायके में भी मेरे भाई मम्मी पापा सब डांटते थे कि रसोई में काम करो, और यहाँ आप हाथ लगाने नहीं दे रही तो बस। ओहो बहू, वो सब इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि शादी के बाद लड़की को यही करना पड़ता है ना, सिखा रहे होंगे। जी माँ जी। फिर खाना बनाने का सारा काम अंजना करती है। श्वेता बस थोड़ा बहुत काम करवा देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है।
श्वेता को ससुराल में इतना प्यार मिलता है कि बात बात पर उसकी आंखें नम हो जाया करती थी कि आखिर उसका मायका कैसा था और ससुराल में कितनी खुश है। कभी देवर उसके लिए आइसक्रीम लाता था तो कभी पति उसे घुमाने ले जाता था। वो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। ऐसे ही एक शाम शौर्य एक आर्मी बुक पढ़ रहा था तो श्वेता शौर्य से बुक लेकर इंटरेस्ट के साथ पढ़ने लगती है। क्या बात है श्वेता, लगता है तुम्हें पढ़ना काफी पसंद है। जी, मुझे बुक पढ़ना ही काफी पसंद नहीं है, बल्कि मुझे स्टडी करना बहुत पसंद है। पर मम्मी पापा भाई किसी ने मुझे आगे स्टडी करने नहीं दी। इनफैक्ट मैं तो आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी पर मुझे भैया ने फॉर्म अप्लाई करने ही नहीं दिया। व्हाट? इसका मतलब तुम्हारा सपना है आर्मी ज्वाइन करना, फौजी बनना? हाँ शौर्य जी, पर क्या फर्क पड़ता है, अब तो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है कि मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं श्वेता, वैल्यू ऑफ एजुकेशन क्या है ये मैं अच्छे से समझता हूँ। मुझसे शादी करने के चक्कर में तुम्हारा ड्रीम ही रह गया, लेकिन अब इसे मैं पूरा करूंगा। तुम आर्मी जरूर ज्वाइन करोगी। पर माँ जी नहीं मानेंगी। तभी श्वेता की बात अंजना और रणवीर सुनकर कमरे में आते हैं। बहू, इस गलत फहमी से दूर हो जा कि मैं तुझे किसी चीज में रोका टोकी करूंगी। तू मेरी बेटी है, तेरा जो मन चाहे तू वो कर, जैसे कपड़े पहनने का मन हो तू वो कर। अब तुझे फौजी बनता हुआ देखना चाहती हूँ मैं। सच माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। श्वेता अपनी सास के पैर छूती है तो अंजना उसे अपने गले लगा लेती है। ना ना ना, मेरी बेटी की जगह यहाँ है, पैरों में नहीं। तू पढ़ाई शुरू कर दे, काम की फिक्र मत कर। हाँ भाभी, हम सब आपके साथ हैं। पर इस तरह श्वेता के मायके से अच्छे ससुराल वाले इसके फौजी बनने के सपने में साथ देते हैं। दिन में श्वेता घर के काम निपटाती तभी रणवीर कहता है, ओफो भाभी, झाड़ू मुझे दीजिए, मैं सफाई कर लूंगा, आप जाकर स्टडी कीजिए। थैंक यू रणवीर, तुम बहुत अच्छे हो। फिर श्वेता दिन रात सपने को पूरा करने के लिए पढ़ाई करती है, परीक्षा पास करती है। उसे वक्त नहीं मिलता तो सास अपने हाथ से खाना खिलाती थी। वो पढ़ते पढ़ते सो जाती थी तो शौर्य उसकी आंखों पर से चश्मा हटाता था और एक दिन उसका आर्मी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, जिसे देखकर वो खुशी से उछलती है और शौर्य के गले लग जाती है। शौर्य देखिए, आखिर मैंने उस एग्जाम को क्लियर कर दिया और मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझे बहुत फक्र है तुम पर श्वेता। जा मेरी बहू और अपने भविष्य को उज्जवल बना, हमारा नाम रोशन कर, हम तेरे साथ हैं। जी माँ जी, आप सब बहुत अच्छे, आई लव यू ऑल। फिर श्वेता आर्मी ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन कर लेती है, जहाँ 1-1.5 साल तक उसे काफी कठिन ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें वह धीरे धीरे बेहतर हो जाती है और एक फौजी की वर्दी पहनकर सरहद पर दुश्मनों से लड़कर उनके छक्के छुड़ाती है। फिर 15 अगस्त के मौके पर अपने घर आती है, जहाँ अंजना उसकी आरती करती है और माथे पर चूमती है। आ गई मेरी बच्ची जंग जीत कर, मेरा दिल इतना खुश है श्वेता, मैं तुझे बता नहीं सकती। और यह तेरे हाथ पर चोट कैसी है? माँ जी, ये चोट नहीं है, ये मेरी जीत की निशानी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका सारा क्रेडिट आप सबको जाता है। सच बताऊं तो मुझे मायके वालों से ज्यादा आपने प्यार किया है। बहू, वो तो सबका अलग अलग स्वभाव होता है। अरे आज 15 अगस्त है, चल झंडा फहराते, फिर अपनी बहू के साथ पतंगबाजी करूंगी और ढेर सारी बातें भी करनी है। अरे मैं भी हूँ यहाँ पर, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। हाँ देवर जी। और शौर्य, आपका तो शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। थैंक यू, यू आर वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड। आई नो। इस तरह श्वेता का फौजी बनने का सपना उसके ससुराल वाले पूरा करते हैं और वो ससुराल वालों के साथ झंडा फहराकर उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से लहरा रहा था। वहीं गरीब मधु एक पुराना सा सूट पहने हुए अपने घर के टूटे फूटे चौखट पर बैठी होती है। उसकी आंखें जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही होती हैं। तभी अचानक फौजी की वर्दी पहने हुए, कंधे पर बैग लिए अर्जुन उसके घर के आगे से गुजरता है। इतने में मधु की भाभी गौरी वहां आती है। तभी अर्जुन उसके पैर छूकर कहता है, नमस्ते गौरी भाभी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अर्जुन, मुझे लगा इस बार तुम्हें बॉर्डर से 15 अगस्त पर छुट्टी मिलेगी नहीं। क्या करें भाभी, हम फौजियों की जिंदगी तो यही है, मगर एक ये 15 अगस्त ही तो है जब मुझ फौजी को मेरा गांव और उस गांव की गलियां देखना नसीब होती हैं।
इतने में मधु घर के अंदर से प्लेट में पकौड़े लाकर प्यार भरी नजरों से अर्जुन को पकौड़े देकर कहती है, ये लीजिए पकौड़े खाइए। क्या बात है, ये पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट हैं। भाभी, ये पकौड़े आपने बनाए हैं? जी नहीं, ये पकौड़े मेरी ननद मधु ने बनाए हैं। बहुत अच्छा खाना बनाती है मधु। इतने में वहां से गुजर रही अर्जुन की माँ कामिनी उसे वहां देखकर कहती है, अरे अर्जुन, तू इन गरीब लोगों के बीच क्या कर रहा है? और गौरी, कितनी बार कहा है ना तुझे, अपनी इस काली कलूटी नंद को घर के अंदर ही रखा कर। कामिनी की ये कड़वी बातें सुनकर मधु रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। तभी गौरी अंदर आकर अपनी नंद के आंसू पोंछते हुए कहती है, चुप हो जाओ मधु, मैं जानती हूँ कि इस तरह की बातें सुनकर तुम्हारे दिल पर क्या बीतती है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अर्जुन को कितना चाहती हो। फिर उससे कह क्यों नहीं देती कि तुम उससे प्यार करती हो? क्योंकि मैं अर्जुन जी के लायक नहीं हूँ भाभी। वो कितने सुंदर हैं और वो फौजी हैं, और मैं कहाँ गरीब काली लड़की। डरती हूँ कि कहीं वो मुझे मेरे काले रंग के लिए ठुकरा ना दे। मधु, अर्जुन एक फौजी है और दिल का बहुत अच्छा है। तुम चिंता मत करो, मैं और माँ जी कल ही तुम्हारा रिश्ता लेकर उनके घर जाएंगे। अगले दिन गौरी अपनी सास गायत्री के साथ अपनी गरीब काली नंद का रिश्ता लेकर कामिनी के घर आती है, जहाँ कामिनी बेइज्जती भरे लहजे में कहती है, अरे तुम दोनों गरीब सास बहू मेरे घर पर क्या मांगने आई हो? कामिनी आंटी, हम आपसे कुछ मांगने नहीं, बल्कि आज ये भाभी अपनी ननद का रिश्ता लेकर आई है। तुम गरीबों का दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने सोचा भी कैसे मैं अपने फौजी बेटे की शादी तुम्हारी काली कलूटी ननद से करूंगी? अरे मेरा बेटा फौजी है, महीने का लाखों कमाता है, अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। ऐसे में मैं तुम जैसे गए गुजरे गरीब लोगों से रिश्ता क्यों जोड़ूंगी? इसीलिए बेहतर यही है कि अपनी काली कलूटी ननद का रिश्ता उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। मगर आंटी जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। बस गौरी बहू, इतनी बेइज्जती के बाद भी तू अपनी ननद के लिए विनती कर रही है। कामिनी जी, ये आप नहीं बल्कि पैसों का घमंड बोल रहा है। आपको इस गरीब माँ के दर्द और बेइज्जती का एहसास तब होगा अगर आप भी एक बेटी की माँ होती और कोई इसी तरह से आपकी बेटी को भी उसके रंग और गरीबी के लिए ठुकराता। मगर शुक्र है भगवान का जो उसने आपको बेटी नहीं दी। इतने में दरवाजे पर खड़ा अर्जुन वहां हो रही सारी बातें सुन लेता है और गायत्री और गौरी के जाने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, आज आपने जो किया है वो ठीक नहीं है। यह फौजी जितना प्यार अपने देश की मिट्टी से करता है उतना ही मधु से भी करता है, और मैं उसे ही शादी करूंगा। अगर कोई इस घर की बहू बनेगी तो वो सिर्फ मधु होगी, वरना मैं अपने देश की मिट्टी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। अभी मुझे जाना होगा, मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है, मगर जब मैं लौटूंगा तो मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा। ये कहकर अर्जुन बॉर्डर पर चला जाता है और कुछ महीनों के बाद लौट कर गाँव आता है, जहाँ कामिनी अर्जुन और मधु की शादी के लिए मान जाती है और शगुन लेकर मधु के घर आती है। अरे कामिनी जी, आप यहाँ? गायत्री जी, सबसे पहले तो मुझे उस दिन के लिए माफ कर दीजिए। आज ये माँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई है। ये सुनकर मधु की भाभी की आंखों में खुशियों के आंसू भर आते हैं और वो मधु को गले से लगाकर कहती हैं, मुबारक हो मेरी प्यारी ननद, तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिलने जा रहा है। कामिनी जी शादी के लिए मान गई हैं। क्या सचमुच भाभी? कुछ ही दिनों में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। गौरी अपने छोटे से घर में अपनी गरीब ननद को खुशियों से भरकर हल्दी और मेहंदी लगाती है और शादी के दिन मधु को अपने हाथों से सजाकर दुल्हन बनाती है, जिसके बाद अर्जुन से उसकी शादी हो जाती है। और विदाई के वक्त गौरी कहती है, अर्जुन जी, आज से मेरी ननद आपके घर की अमानत हुई, इसका ख्याल रखना। वादा करो आप इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। मैं वादा करता हूँ भाभी, जब तक इस फौजी की सांसें चल रही हैं, मैं आपकी नंद का ख्याल रखूंगा। हर लड़की की तरह मधु भी अपनी आंखों में हजारों सपने लिए विदा होकर ससुराल आ जाती है, जहाँ शादी की रात अर्जुन कहता है, सच कहूँ मधु, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। आज मैं खुद को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। अर्जुन जी, खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो मुझ जैसी काली कलूटी बदसूरत को आप जैसा हमसफर मिला, जिसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाने के सपने देखती थी मैं, और आज वो सपना सच हो गया। इसके बाद दोनों अपनी शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करते हैं। मगर शादी के दूसरे ही दिन अर्जुन को बॉर्डर से फोन आ जाता है।
मधु, मुझे जाना होगा, मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है। जाना जरूरी है क्या? पता नहीं, मेरा मन बहुत बेचैन है। मधु, तुम एक फौजी की पत्नी हो और एक फौजी की पत्नी की आंखों में डर के लिए कोई जगह नहीं। और अगर मैं न लौट सका तो वादा करो, तो मेरी लाश पर एक आंसू भी नहीं बहाओगी, बल्कि गर्व से भरकर अपने शहीद फौजी पति को विदा दोगी। ये क्या कह रहे हैं आप? भगवान के लिए ऐसी बातें मत कहिए। मैं आपकी सलामती के लिए प्रार्थना करूंगी। ऐसा कहकर मधु नम आंखों से अपने फौजी पति को विदाई देती है। मगर बॉर्डर पर हो रहे जंग में लड़ते वक्त अर्जुन शहीद हो जाता है और तिरंगे में लिपटी हुई उसकी लाश घर लौट कर आती है। और फौजी विक्रम कहते हैं, आई एम सॉरी, मगर जंग में लड़ते हुए फौजी अर्जुन शहीद हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। कितना कहा था मैंने इसे कि इस काली कलूटी मनहूस लड़की से शादी मत कर। ये कुलच्छनी खा गई मेरे बेटे को। अपने फौजी पति की लाश को देखकर मधु जी भरकर रोना चाहती थी, मगर एक फौजी की पत्नी होने का फर्ज निभाते हुए उसने अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहने दिया और सलामी देकर उसे आखिरी विदाई दी। अगले दिन कामिनी मधु को घसीटते हुए घर से निकालने लगती है। तभी अर्जुन के जाने की खबर मिलने पर गौरी वहां आ जाती है। निकल जा मेरे घर से, मनहूस कुलच्छनी मेरे बेटे को खा गई। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। कामिनी मधु को घर से बाहर धक्का मार देती है। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? आपने अपना बेटा खोया है, मगर मेरी ननद ने भी अपना पति खोया है। अरे देखिए इसकी हथेलियों को, अभी तो इस बेचारी के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और इसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया। काश कि आप इसका दर्द देख पाती। चलो मधु, अपने घर चलो। नहीं भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब यही मेरा घर है जहां अर्जुन जी मुझे दुल्हन बना कर लाए थे। मेरे अर्जुन जी जरूर आएंगे, उन्हें आना होगा। ऐसा कहकर मधु फूट फूट कर रोने लगती है और बेहोश होकर गिर जाती है। तभी गौरी डॉक्टर को बुलाती है, जहां मधु के प्रेग्नेंट होने की बात पता चलती है, जिसके बाद कामिनी मधु को रख लेती है। वहीं गुजरते समय के साथ करवा चौथ आ जाता है। मधु प्रेग्नेंट होते हुए भी अपने शहीद पति के लिए व्रत रखती है। उसको सुहागन की तरह सजा हुआ देखकर औरतें कहती है, और इसका पति तो मर गया है ना, फिर इस विधवा ने किसके लिए व्रत रखा है? देखो तो सही, किसके नाम का सिंदूर लगाकर आ गई है। अरे ओ काली करमजली बेशरम औरत, क्या तुझे पता नहीं करवा चौथ सुहागिनों का त्योहार है? फिर ये मंगलसूत्र और सिंदूर क्यों लगाया है तूने? तेरा पति तो मर गया है। मेरे पति अमर हैं, वो मरे नहीं हैं, बल्कि इस देश के लिए शहीद हुए हैं। मेरे फौजी पति ने गोली खाई, तभी तुम सभी का सुहाग तुम्हारी आंखों के सामने है। मधु की आंखों से छलकता दर्द देखकर सभी सुहागन औरतों को वो अंदर से झकझोर देता है, जिसके बाद वो उससे माफी मांगती हैं और कामिनी अपने शहीद बेटे की तस्वीर दिखाकर अपनी बहू के करवा चौथ का व्रत पूरा करती है। सच में एक फौजी की पत्नी बनकर सारी जिंदगी दिल में उसे खोने का डर लेकर जीना या फिर उसकी विधवा बनकर जीना कहाँ आसान होता है।